डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव मोशन की सीरीज में हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और उसका केस 2 हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। अगर आप केस 1 देखना चाहते हैं तो वो रिलेटिव मोशन की जो प्लेलिस्ट मैंने तैयार की है उसके अंदर सारे के सारे वीडियोस एक सीक्वेंस में अरेंज किए हुए हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे केस 2 का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि दो बिल्डिंग्स हैं जिनकी हाइट्स हैं H1 और H2। इनके बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो D है। इन इन दोनों बिल्डिंग्स के टॉप से हमने दो पार्टिकल्स को थ्रो कर दिया। पहले पार्टिकल की वेलोसिटी है U1 और उसको θ1 एंगल पे थ्रो किया। दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी है U2, उसको हमने θ2 एंगल पे थ्रो किया है। ठीक है, ये पूरी की पूरी कंडीशन है और नीचे ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो हमें इसके अंदर बताना है सारा का सारा मोशन वर्टिकल प्लेन में हो रहा है। ये सारा डेटा हमको गिवन है, U1 U2 H1 H2 D θ1 θ2, ये सारा डेटा हमको गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हमको बताना है, पार्ट ए, फाइंड द कंडीशन ऑफ कोलिजन ऑफ दीज टू पार्टिकल्स। ये दोनों पार्टिकल्स कोलाइड कर जाएं उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। यह है पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन। पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन है कि अगर पार्टिकल्स कोलाइड नहीं कर रहे हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। इफ पार्टिकल्स डू नॉट कोलाइड देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन देम। ये हैं दो पार्ट्स इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए और फिर आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम पार्टिकल, यहाँ पे जो सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे वो पार्टिकल 1 के फ्रेम में करें। ये 1 है, ये 2 है। पार्टिकल 1 के फ्रेम में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 के फ्रेम में चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, यहाँ पे वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कर लिए। U1 के कंपोनेंट कर लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, तो वो U1 cos θ1 U1 sin θ1 आ जाएंगे। इसी तरह से U2 के कंपोनेंट कर लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, तो वो आ जाएंगे U2 cos θ2 एंड U2 sin θ2 आ जाएंगे, है ना। ये सब हमको यहाँ पे दिया हुआ है। तो अपन क्या करते हैं, पार्टिकल 1 के फ्रेम में हम जाना चाहते हैं। अगर आप 1 के फ्रेम में जाओगे तो 1 से जुड़े हुए जितने भी वेक्टर्स हैं उनको उल्टा करके आप 2 में ऐड कर दोगे। यानी कि 1 की वेलोसिटी को आप उल्टा करके 2 में ऐड कर दोगे, 1 के एक्सेलरेशन को आप उल्टा करके 2 में ऐड कर दोगे। ये काम हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये काम हम कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं यही किया, तो हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 का एक्स कंपोनेंट ये आ जाएगा एंड वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 का जो वाई कंपोनेंट होगा वो ऐसा आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लिए। उन कंपोनेंट्स को हमने नाम दे दिया है Vx और Vy, ताकि हमको इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए हमने इनको नाम दे दिया Vx और Vy। ठीक है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 विल बी इक्वल टू g माइनस जी जीरो, क्योंकि 1 का एक्सेलरेशन भी g है, 2 का एक्सेलरेशन भी g है। यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों का एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में ही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बहुत इंटरेस्टिंग इम्प्लीकेशंस हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो यहां पर हमको ये समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज जीरो। एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो हम ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल 1 को अब पार्टिकल 2 का मोशन कैसा दिखाई पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, क्योंकि अगर किसी पार्टिकल के पास में कुछ वेलोसिटी है लेकिन कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो उसका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। ये हमको न्यूटन लॉ से पता है। तो यहाँ पर इन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, की पॉइंट्स ये दोनों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, तो इसलिए मैंने इनको अलग से लिख दिया है। इफ टू पार्टिकल्स आर डूइंग मोशन अंडर ग्रेविटी इधर इन 1D और 2D, मोशन अंडर ग्रेविटी 1D में भी हो सकता है, 2D में भी हो सकता है ना। लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो मोशन अंडर ग्रेविटी इन 2 डायमेंशन है। ठीक है, सो इफ वी टू पार्टिकल्स आर डूइंग मोशन अंडर ग्रेविटी इन 1D और 2D, देन एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन जी होगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर दूसरी बात, मोशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 और वाइस वर्सा इन दिस केस विल बी ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं, वेलोसिटी जो इनिशियल है बस वही है। एक्सेलरेशन है नहीं तो वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, तो जो मोशन दिखाई पड़ेगा वो स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ेगा। यानी कि अगर मान लीजिए पार्टिकल 1 से हम पूछें कि आपको पार्टिकल 2 का मोशन कैसा दिखाई दे रहा है, तो वो बोलेगा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। पार्टिकल 2 से पूछें कि आपको 1 का मोशन कैसा दिख रहा है, तो वो बोलेगा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। ये मतलब है इसका। तो जब भी दो पार्टिकल्स मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो हमेशा एक पार्टिकल को दूसरे का मोशन स्ट्रेट लाइन ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके अंदर हमको बताना है कंडीशन ऑफ कोलिजन। पहला पार्ट के अंदर हमको कंडीशन ऑफ कोलिजन बताना है। तो हम 1 के फ्रेम में तो आ ही गए हैं। अगर 2 की वेलोसिटी जो 1 के फ्रेम में है वो डायरेक्टली 1 की तरफ आ जाती है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों पार्टिकल कोलाइड कर जाएंगे। 1 को तो हमने रोक ही दिया है, और 1 के फ्रेम में 2 का जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ये बात भी हमको पता है। तो अगर 2 की वेलोसिटी डायरेक्टली 1 की तरफ आती हुई नजर आए
तो पार्टिकल टू जो है सीधा आकर के वन से टकरा जाएगा। तो ये हम कंडीशन यहाँ पे लगा देते हैं, यानी कि Vx और Vy जो कि रिलेटिव वेलोसिटी के वर्टिक एक्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, इनका जो रिजल्टेंट है वो डायरेक्टली वन की तरफ आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो पार्टिकल वन और टू के बीच में कोलिजन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी का रिजल्टेंट है वो उसको, अगर हम अल्फा बोले, अल्फा एंगल पे आ रहा है, तो टेन अल्फा की वैल्यू होगी Vy/Vx। और सेम tan अल्फा को हम लोग ज्योमेट्रिकली भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वाली हाइट h1 माइनस h2 है, ये वाली विड्थ d है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से हम लोग tan अल्फा की वैल्यू ये भी निकाल सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन के अंदर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएंगे। तो ये जो कंडीशन हमारे पास में बनी है, ये कंडीशन है कंडीशन ऑफ कोलिजन। यानी कि अगर U1 U2 थीटा 1 थीटा 2 है ना, और DH1 H2, इन सब के अंदर अगर ये वाला रिलेशन होल्ड करता है, Vy/Vx इज इक्वल टू H1 - H2/d, तो ये दोनों पार्टिकल्स कोलाइड कर जाएंगे। टू वन के रिलेटिव सीधे टू की वन की तरफ चलता चला आएगा और वन से आके टकरा जाएगा। ठीक है, तो ये है कंडीशन ऑफ कोलिजन बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स। अब इसके पार्ट बी के अंदर हमसे ये पूछा गया है कि अगर ये पार्टिकल कोलाइड नहीं कर रहे हैं तो इनका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, या मिनिमम सेपरेशन क्या होगा। तो देखो इसको करते हैं। देखो इस डायग्राम को आप उतना ही देखना जितना मैं आपको हाईलाइट करूं। अगर आप पूरे चीजों को एक साथ देखोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपको। ठीक है, तो उतना ही देखना जो मैं हाईलाइट करूं। तो देखो यहाँ पे हम कैसे समझेंगे इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने वही कंपोनेंट शो कर रखे हैं, Vx और Vy। ठीक है ना। तो हमें अब ये बात पता है कि इनका रिजल्टेंट अब वन की तरफ नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये कोलाइड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि मान लिया कि इनका जो रिजल्टेंट है वो इस लाइन के अलोंग आता है। वेलोसिटी ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन अब की बार वन के थ्रू पास नहीं होता, थोड़ी दूरी से पास होता है। फिर बच्चे कई बार पूछते हैं कि आपने इसको वन के ऊपर ही क्यों लिया, वन के नीचे क्यों नहीं ले लिया लाइन को। अगर आप नीचे भी लोगे तो भी सिमिलर ही रहेगी कैलकुलेशन। ठीक है ना, तो अप्रोच में कोई फर्क नहीं आएगा। कैलकुलेशन का थोड़ा सा तरीका बदल सकता है, लेकिन अप्रोच सेम ही रहेगी। वो आप करके देख सकते हो, आपको सेम ही रिजल्ट्स मिलेंगे, सिमिलर रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि वेलोसिटी ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन, जो मैंने भी हाईलाइट किया, उस लाइन के अलॉन्ग है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, वन और टू पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। इसको हमने बोल दिया कि ये वाली जो वन और टू के बीच की डिस्टेंस है आर है। तो ये आर जो है ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है अल्फा, और वेलोसिटी ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है वो है बीटा। तो यानी कि ये जो दो लाइंस हैं इनके बीच का जो एंगल आएगा, ये दोनों लाइंस हैं इनके बीच का ये जो एंगल है ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। ठीक है ना, अल्फा है ये वाला एंगल, बीटा है ये कंप्लीट एंगल। ठीक है ना, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको अल्फा बीटा और बीटा माइनस अल्फा आर ये सब क्या चीजें ये क्लियर हो गया है। अगर आपको ये सब क्लियर है तब देखिए क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। कैसे हम करेंगे इसको, देखो हमको पता है। अब आप ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कीजिए, मैं आपको बताता हूँ कौन सा ट्रायंगल बोल रहा हूँ मैं इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके अंदर अपन ये बोल सकते हैं कि जो डी मिनिमम है ये आर साइन बीटा माइनस अल्फा होगा, है कि नहीं, आर साइन बीटा माइनस अल्फा। तो यही चीज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हम ये बोलेंगे डी मिनिमम की वैल्यू होगी आर साइन बीटा माइनस अल्फा। इसमें आर जो है ये तो सिंपली हम ज्योमेट्रिकली निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आर की ये वैल्यू आ जाएगी। है ना, अगर आप ये वाले ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी। tan अल्फा निकाल लेते हैं, tan अल्फा विल बी H1 - H2/d। ये भी ज्योमेट्रिकली हमारे पास में आ जाएगा। tan बीटा जो है वो सिंपली Vy/Vx हो जाएगा, क्योंकि वो y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट अगर आप करोगे तो जो वेलोसिटी का रिजल्टेंट आएगा, वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, उसका यही डायरेक्शन आएगा बीटा के अलोंग। है ना, ये हमने ऑलरेडी माना हुआ है, ये बात आप वेक्टर से जानते हैं। तो यहाँ पे Vy और Vx की वैल्यू तो हम ऑलरेडी डिफाइन कर ही चुके थे। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इन इक्वेशंस को हम नाम दे देते हैं ताकि आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ये है थ्री, ये है फोर। तो इक्वेशन थ्री और फोर से आपको मिल जाएगा अल्फा और बीटा की वैल्यू। इक्वेशन टू से आपको मिल जाएगी आर की वैल्यू। उन सबको अगर आप पुटअप कर दोगे इक्वेशन वन में तो आपको डी मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी। ये इसका अप्रोच है, सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, और इसका अप्रोच ये है। अब जो आपको रियल जो क्वेश्चन दिया जाएगा जिसके अंदर आपको डेटा दिया गया हो, तो वहां पे अगर आप ये सब वैल्यूज पुटअप कर दोगे तो आपको न्यूमेरिकल आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में डेटा अवेलेबल नहीं था तो हमने एक जनरल आंसर निकाला है। कई बार वो क्या करते हैं, आपको प्रॉब्लम के अंदर डेटा इस तरीके से देते हैं कि आपको बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती। जैसे अगर आप मान लीजिए यहाँ पे अगर आप इस लेवल की कैलकुलेशन देखते हो तो कई बार बच्चे डर जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, ऐसी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। लेकिन जब इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं रियल डेटा के साथ में, तो उसमें डेटा को इस तरह से सेट किया जाता है कि आपको कैलकुलेशन में ज्यादा उलझना ना पड़े। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन की चिंता ना करें, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैं होप कर रहा हूँ कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का केस वन और केस टू दोनों आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। है ना, तो इसके ऊपर हम लोग एक प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में, और सिमिलर कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ में हम लोग फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू, बाय।